हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग फार्माकोथेराप्यूटिक्स में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंतर्गत जो भी बीमारियां था उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो बेसिकली हम हाइपरटेंशन और एंजीना के बारे में पढ़ चुके थे। नाउ आई एम स्टार्टिंग विद माइक्रोकार्डियल इंफ्रैक्शंस, या जिसको हम लोग हार्ट अटैक बोलते हैं। नॉर्मली हार्ट अटैक बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या है ना कि बेसिकली जितनी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है सभी को हम लोग हार्ट अटैक बोल देते हैं, बट सभी अलग अलग है। जैसे हाइपरटेंशन अलग है, बीपी बढ़ गया। एंजीना अगर पेन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंजीना। अगर हार्ट में पेन हो रहा है किसी भी वजह से, ऑक्सीजन नहीं हो रहा है या किसी वजह से सर्टन टाइप ऑफ पेन जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड एंजीना। मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन क्या है? दैट इज हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक क्यों होगा? तो हार्ट अटैक क्यों आएगा? ऑब्वियसली क्योंकि हार्ट का क्या काम है? पंपिंग करना, ऑब्वियस, पंप करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी वजह से ये कंडीशंस आता है जब हमारा ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, किसी भी वजह से ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। सो बेसिकली ये जो ब्लड फ्लो होता है वो किस वजह से नहीं हो पाता है? क्योंकि हमारे जो आर्टरीज है वहां पे एक प्लैक जमा हो जाते हैं, प्लैक। तो प्लैक जमा होते हैं मेनली कोलेस्ट्रॉल के कारण या ट्राइग्लिसराइड्स के कारण, कोई भी वजह के कारण हो सकता है। तो वो और जो ये ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज्यादा बढ़ गया या ब्लैक जमा हो गया, उसको हम लोग आर्थरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, अलग टाइप का बीमारी। लेकिन जब ब्लड फ्लो का कमी हो जाए, उस वजह से हमारे सेल्स मरने लग जाए, दैट इज कॉल्ड हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शंस। तो ये जो क्लॉट होते हैं यही बेसिकली रीजन है हमारे हार्ट अटैक। तो अब जब ब्लड गया नहीं, हमारे यहाँ ऑक्सीजन पहुंचा नहीं, तो एंजीना होने लग जाएगा, पेन होने लग जाएगा। अगर 30 मिनट्स तक ये ब्लॉकेज कंटिन्यू रहा तो वो क्या होता है कि रिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। ये डैमेज फिर आप सही नहीं कर सकते, हार्ट अटैक आ जाता है और फिर वहाँ काम करना बंद हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखिए क्या होता है कि ये हमारा हार्ट है, तो यहाँ पे प्लैक जमा हो गया, ये सारा प्लैक है। तो अब ब्लड क्या है, और ब्लड ब्लैक है, ब्लड क्लॉट जमा हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ कि हम ब्लड जा ही नहीं पा रहा, इस रो में ब्लड जा नहीं पा रहा है। नॉर्मली जाना चाहिए, तो क्या होगा कि यहाँ का जो भी सेल्स है वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, वहां ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो सेल्स मरने लग जाता है, और यही कंडीशंस को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। और ये काफी फैटल है। अगर 30 मिनट्स तक ये कंटिन्यू रहा तो इरिवर्सिबल चेंज के कारण हो सकता है कि आप मर भी जाए हार्ट अटैक से। तो इसके स्टेजेस होते हैं, काफी स्टेजेस, ऐसा नहीं कि इनिशियली हुआ और मर गया आदमी, ऐसा भी नहीं है। बट 30 मिनट्स तक कंटिन्यू ब्लड फ्लो रुक जाए तो आदमी मर जाता है। तो अभी इसका सिम्टम्स क्या क्या दिखेगा? तो ऑब्वियस, अगर ऑक्सीजन का मिलना बंद हो जाएगा तो सबसे पहले चेस्ट पेन, दैट इज कॉल्ड एंजीना, होने लग जाएगा। दूसरा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होने लग जाएगा, नौशिया होने लग जाएगा, हार्ट palpitations होने लग जाएगा, एंजाइटी होने लग जाएगा, लगेगा कि कुछ खराब होने वाला है। ऐसा कभी कभी हमको फीलिंग होने लग जाता है इम्बडिंग डूम का कि कुछ कल होके या अभी थोड़ी देर में कुछ खराब होने वाला है। तो ऐसा फीलिंग आने लग जाता है, हमारा स्वेटिंग बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाता है, डिजीनेस लाइक दैट, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो अब हम लोग इसकी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कहने का मतलब है क्या ड्रग्स लेंगे, क्या सर्जरी कराएंगे जिससे ये बीमारी ठीक हो। तो वहां पे बहुत सारा क्लॉट जमा था या बहुत ज्यादा प्लैक जमा था, तो उसको हटाने का हम प्रयास करें। तो ब्लड थिनर के रूप में यूज करें, एस्पिरिन को यूज करें जो ब्लड क्लॉट को हटाएगा, थ्रोम्बोलाइटिक्स का यूज करें जो क्लॉट को डिसॉल्व करेगा, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स को यूज करें जो क्लॉट्स को प्रिवेंट करेगा, या हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसको वाइड करेगा थोड़ा और। तो नाइट्रोग्लिसरीन, ये नाइट्रोग्लिसराइड्स टाइप का ले, या बीटा ब्लॉकर्स ले, ऐसे ही इनहिबिटर्स ले, पेन रिलीवर ले, एंजाइटी है तो या एंजाइना हो रहा है तो डायूरेटिक्स ले। तो ये सब चीज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि हम वहाँ पे प्लैक जमा ही नहीं होने देंगे, हेल्दी खाएंगे या एक्सरसाइज करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारी फिटनेस बढ़ेगी। ओके। तो हम लोग नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पढ़ रहे थे। नाउ एक हेल्दी वेट रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ओबेसिटी होने के कारण कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लग जाते हैं। तो ये सब चीज को हम मेंटेन करेंगे। नाउ
उसके बाद है हाइपरलिपिडीमिया। तो हाइपरलिपिडीमिया में क्या होता है कि बहुत ज्यादा हाइपर केस ऑफ लिपिड्स, बहुत ज्यादा लिपिड्स जुड़ा हुआ है। तो अब ये लिपिड्स हमारा फैट है, तो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स हमारे ब्लड में जमा है, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिपिडीमिया। तो कोलेस्ट्रॉल हम जानते हैं क्या होता है कि जो नॉर्मली फैटी सब्सटेंस है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रेवल करता है लिपोप्रोटीन्स पे। तो अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मली बेसिकली बहुत सारे यूजेस है, ये हम जानते हैं कि अच्छे यूजेस है, बट ये जब आपके बॉडी में बढ़ने लग जाए तो खराबी करता है। तो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल को दो तीन तरह से डिफाइन किया गया है। मेनली जो हम जानते हैं वो है एलडीएल और एचडीएल, ऐसे वीएलडीएल ऐसे करके बहुत सारे हैं। तो नॉर्मली दो तरह का हम पढ़ते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल एंड गुड कोलेस्ट्रॉल। तो नाम से पता चल रहा है बैड कोलेस्ट्रॉल मतलब खराब करेगा कुछ ना कुछ। तो ये क्या करता है, जाके आर्टरीज में बैठने लग जाता है और उसको हार्ड और नैरो बना देता है, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाए। और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, यही जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको खत्म करता है, हटाने का काम करता है। तो उसको क्या किया, जो नैरो हो गया उसको खत्म कर दिया, उसको मतलब ठीक कर दिया नली नली को, दैट इज कॉल्ड गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एलडीएल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो मतलब बैड, हाई मतलब अच्छा। तो बेसिकली हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है ये कितना होना चाहिए, 200 mg पर डीएल होना चाहिए। एचडीएल क्या होना चाहिए कि 40 mg पर डीएल मेन में होना चाहिए, और वुमेन में 50 से ज्यादा होना चाहिए। और फिर एलडीएल यहाँ पे दिया हुआ है कि 100 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड्स 150 mg पर डीएल से कम होना चाहिए। लेकिन अगर ये बढ़ने लग जाता है तो हमारा हाइपरलिपिडीमिया आता है। तो बेसिकली हाइपरलिपिडीमिया को दो तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज फैमिलियल, दूसरा एक्वायर्ड। तो फैमिलियल मतलब जो हमको फैमिली से मिलता हो, मीन्स जो हम इनहेरिटेट करते हैं जीन्स अपने पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स में ये कोलेस्ट्रॉल पड़ा होगा तो हमको भी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड फैमिलियल, ये जेनेटिकली है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा एक्वायर्ड, हमारे हेल्थ कंडीशन से एक्वायर्ड हुआ, हमने बहुत सारा ट्रांस फैट खाया, सैचुरेटेड फैट खाया, वहां से हमको मिला, या कुछ हम ऐसा मेडिसिन यूज कर रहे हैं वहां से हमको मिला, या हमारे लाइफ चॉइस से मिला, बहुत ज्यादा हम लेज कुरकुरे वगैरह खा रहे हैं वहां से हमको मिला, तो एक्वायर्ड, हमने उसको खुद से लिया। दूसरा फैमिलियल, जो हमको फैमिली ने दिया। ये दो तरह के। तो अब फैमिलियल को भी कंसिडर किया गया है, पहला, दूसरा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 1 को बोलते हैं फैमिलियल लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी। इसमें क्या है कि लाइपेज का डेफिशिएंसी होता है जो लिपिड्स को तोड़ता है, ठीक है। तो नॉर्मल ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, इस कारण हो सकता है एब्डोमिनल में पेन हो, क्योंकि जनरली लिपिड्स कहाँ टूटता है, हमारे इंटेस्टाइन में टूटता है। हो सकता है पेनक्रियाज में प्रॉब्लम हो, लिवर स्प्लीन बढ़ जाए। तो यहाँ पे लाइपेज का, लिपोप्रोटीन लाइपेज डेफिशिएंसी होता है, जिस कारण क्या होता है, फैट नहीं टूट पाता। दूसरा है टाइप 2, इसमें दो तरह के होते हैं, ए एंड बी। तो अब ये जो दो भी है इसमें क्या होता है कि एलडीएल की मात्राएं बहुत ज्यादा होती है, और ये एलडीएल बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये हमारे फैट्स स्किन पे जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, आंख के अराउंड डिपॉजिट हो जाएगा, और काफी ज्यादा हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उसके बाद तीसरा होता है जिसमें कि हमारे बॉडी में उल्टा होता है, एचडीएल ज्यादा होता है, नॉर्मल एलडीएल की तुलना में एचडीएल दोनों ज्यादा होता है। तो ये भी क्या होगा कि ठीक है एचडीएल हमारे लिए गुड है, लेकिन कब गुड है, जब वो एलडीएल को रिमूव करे। लेकिन यहाँ एलडीएल तो है ही नहीं, तो उसको कहाँ रिमूव करेगा, तो उसका काम नहीं रहता, तो वो क्या करेगा, कहीं और जगह पे जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा। तो ये जो डिपॉजिट होने लग जाता है क्या करता है कि दूसरे के साथ मैल फंक्शन करने लगता है। अब आंख में जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा, आईलिड्स के ऊपर जाके डिपॉजिट होने लग जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है। काम एचडीएल का क्या होता है कि एलडीएल को रिमूव आउट करना, उसको क्लियर आउट करना। अब एलडीएल है ही नहीं हमारी बॉडी ब्लड में, तो ये क्या करेगा, अपना काम नहीं करेगा, तो ये क्या करेगा, कहीं जाके बैठ जाएगा। तो जैसे ही ये बैठता है तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बैठ रहा है, मेनली कहाँ बैठता है, हमारे आईज के अगल बगल बैठता है, आईलिड्स के ऊपर ब्लैक फॉर्मेशन कर देता है, तो हमारा आई साइट कमजोर होने लग जाता है। वैसे ही है हमारा टाइप 4, इसमें हमारा ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये क्या करता है कि हमारा इंसुलिन में प्रॉब्लम करने लग जाएगा, इंसुलिन लेवल बढ़ा देगा, हमारा डायबिटीज लेवल को बढ़ा देगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है
ये हमारा कोलेस्ट्रॉल है। देखिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल अगर डिपॉजिट हो गया नॉर्मली, तो ये नॉर्मल हमारा आर्टरी या वेन जो भी है नॉर्मल ब्लड पास हो रहा है। अगर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे बढ़ गया तो ये ब्लॉकेज कर देता है। अगर ये हमारे हार्ट सब पे होने लग जाता है तो हमारे को हार्ट अटैक आने लग जाता है। तो इसका कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे वहां पे देखिए एंजीना ये वो दिस दैट, इसको हमेशा हमको जांच करवाना पड़ता है। खून में जांच कराएंगे तब आपको पता चलेगा कि ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, एचडीएल बढ़ा हुआ है, एलडीएल बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जो हम इसका करते हैं, तो बेसिकली स्टैटिन नाम का एक दवाई है, वो लेते हैं, वो हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। उसके बाद नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आप कीजिए कि स्मोकिंग नहीं कीजिए, अल्कोहल नहीं लीजिए, स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, हेल्दी डाइट्स लीजिए, जो भी सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैट है, वो सब कम खाइए, हेल्दी वेट्स को मेंटेन रखिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। अभी आपने हार्ट अटैक पढ़ा, जहाँ पे क्या हो रहा था कि लैक ऑफ ऑक्सीजन के कारण ब्लड नहीं जा पा रहा था। यहाँ पे क्या है, हार्ट फेल्योर है। तो यहाँ पे क्या है कि पंपिंग पावर गड़बड़ हो जाता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे जो भी हार्ट मसल्स का जो पंपिंग पावर है, जो पंप करना है, वो नहीं हो पाता। तो हार्ट क्या है, ब्लड लेता है फिर उसको बाहर पंप करता है। ठीक है, तो इसके भी 4 स्टेजेस में होता है, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट में खत्म हो गया। तो पहला स्टेज जो होता है उसको प्री हार्ट फेल्योर कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि बेसिकली अगर आपको फैमिलियर है, फैमिली में किसी का हिस्ट्री है, तो उस वजह से हो सकता है, या कोई ऐसा बीमारी हो उस वजह से ये स्थिति हो सकता है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गया, इस टाइप का कोई बीमारी है तो फेल्योर हो सकता है, पंपिंग में प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि मान लीजिए आपका जो हमारा इजैकुलेशन फ्रैक्शन है 40% से कम हो जाए। इजैकुलेशन फ्रैक्शंस क्या होता है मेनली, कि कितना ब्लड पंप आउट हो रहा है और कितना अमाउंट हमारे ब्लड चैम्बर्स में बचा हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रेशियो है ये हमारा 50 से 70 के बीच होना चाहिए। अगर 50 से 70 है, इसका मतलब है कि नॉर्मली फंक्शंस कर रहा है आपका हार्ट। 50 से 70 से जैसे ही कम हुआ, 50 से 40 के बीच हुआ, इसका मतलब है कि हार्ट में प्रेशर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और 40 से कम हुआ, इसका मतलब है आपका हार्ट हार्ट आपका अभी जो डिजीज हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो सकता है। तो 40 से कम जैसे ही ये हो रहा है, तो इसका मतलब है आप सिम्टम्स स्टेज सेकेंड में है। ठीक है, तो ये जो ईयर वैल्यू है ये हमारा 50 से 70 के बीच होना चाहिए फॉर नॉर्मल हार्ट। और स्टेज थर्ड में क्या है कि हो सकता है आपने हार्ट फेलियर डायग्नोसिस कराया हो, या वैसा कुछ सिम्टम्स आपको दिख रहा हो। तो ये सिम्टम्स क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गया, बहुत ज्यादा टायर्डनेस फील हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, यूरिनेट हो जा रहा है, लाइक दैट। स्टेज फोर्थ में क्या है कि और ज्यादा एडवांस एक्शन आ रहा है, कि आपका आरएफ वैल्यू जो है वो 30 आ रहा है, या 40 से बहुत नीचे आ रहा है, विद ऑल दीज सिम्टम्स। बहुत ज्यादा हार्ट बीट है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा वीकनेस हो गया है, तो ये सब चीजें, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन है। तो अब नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, स्मोकिंग नहीं करें। ये क्या है कि सीबीएस में जितने भी नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है सबका लगभग एक जैसा है, कि स्ट्रेस को कम करें, हेल्दी वेट मेंटेन करें, हेल्दी फूड खाएं, लाइक दैट। ओके, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी लगभग ठीक है, जैसे एंटी एरिथमिक ड्रग्स हम ले लें, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले लें, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स लें, एंटासिड्स लें जिसमें सोडियम रहे, या डीकंजेस्टेंट लें। तो ये सब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है। ठीक है, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो।